तो बिहार में चुनावी संग्राम लगातार जोरदार होता जा रहा है। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे सियासी चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। बिहार में प्रचार तेज हुआ, वार पलटवार, क्योंकि लगातार पक्ष विपक्ष की ओर से वार पलटवार तेज हो रहा है और दोनों ही गठबंधन की अगर बात की जाए अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रविशंकर रवि जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर रवि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आरजेडी ने आज पोस्टर जारी किया और नायक बताया तेजस्वी जी को, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो नायक नहीं, वो खलनायक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब उसी प्रकार की स्थिति होने वाली है जो उस वक्त 15 वर्षों में रही थी। रवि जी। आयेंद्र जी, देखिए, ये तो हर चुनाव में पिछले 20 साल से हम लोग हर चुनाव में यही देख रहे हैं। कोई मुद्दा, कोई एजेंडा है नहीं, तो घिसी पिटी बातें। मैं कह रहा हूं कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर का, अपराध का डाटा देखें पिछले 20 साल का, वो स्थिति स्पष्ट कर देता है। तो ये सब तो बोलना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, 2014 के बाद बहुत लोगों को लगता है कि भारत आजादी हुआ 2014 के बाद। 2014 के बाद जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार हमला कर रही है ये सरकार, यहां तक कि न्यायपालिका को नहीं छोड़ा गया है। जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम पे दबाव है। तो क्या है ये? क्या ये एक अच्छी व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाएं, यहां तक कि चुनाव आयोग कटघरे में है, ईडी, सीबीआई सब कटघरे में है। तो ये तो स्थिति है, तो ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब बात है, तेजस्वी जी हमारे नायक हैं। हाँ, 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो 5 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया है, लोग उसको नौकरी मैन के तौर पे जानते हैं। तो उन्होंने चैंपियन किया। तो देखिए, लालू जी का जो टाइम था वो एक सामाजिक न्याय का टाइम, निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के इतिहास में जो है स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है और लिखा जाएगा। सर, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर अगर अराजकता होगी तो कैसे वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा? उसका क्या जस्टिफिकेशन है रवि जी? देखिए, जब किसी को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा हो जी और उसके बाद उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगे तो बेवजह की तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लोग अपने जो प्रिविलेजेस हैं उसके साथ डील करना, उसके साथ रिकॉन्साइल करना बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो वो अनाप शनाप के आरोप लगाते हैं। बस एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं खाली आरोप लगे। मैं आता हूं, बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। नीरज कुमार जी, रवि जी ये कह रहे हैं कि साहब नौकरी मैन है तेजस्वी यादव जी और उनके नायक हैं और सामाजिक न्याय का दौर था जिसे आप जंगल राज कहते हैं। नीरज जी, मुझे थोड़ा समय देंगे, मैं उनके एक एक सवालों का जवाब देना चाहता हूं। जल्दी से प्लीज। नायक बिहार में दो ही हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोक नायक जयप्रकाश जी, और खलनायक तेजस्वी यादव जी। ये खलनायक है, नायक नहीं। हाँ, ये नायक भ्रष्टाचारियों के हो सकते हैं, अपराधियों के हो सकते हैं। बिहार के नायक के कभी हो नहीं सकते। बिहार की जनता इन्हें कभी एक भ्रष्टाचारी के पुत्र के रूप में जानती है। और रवि जी प्लीज, आप जब बोल रहे थे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास। जी नीरज जी, अपनी बात करें। सामाजिक न्याय की मैं बता दूं आपको, बहुत चैलेंज करता हूं कि लालू यादव के आने से पहले बिहार में सामाजिक न्याय की शुरुआत हो चुकी थी। कर्पूरी ठाकुर यहाँ मुख्यमंत्री रहे साहब, क्या था ये? भोला पासवान रहे यहाँ, क्या था साहब ये? अब्दुल गफूर यहाँ मुख्यमंत्री रहे, क्या था ये? तो सामाजिक न्याय का ये झूठा ढकोसला करना बंद करें आरजेडी के लोग। सामाजिक न्याय की शुरुआत बिहार में बहुत पहले हुई थी। दरअसल इन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का धन का विस्तार किया और लोगों का शोषण किया, लोगों की जमीन को लूटा। आज इनकी जमीन पर हम लोग गए भी थे, वहां से हमने दिखाया कि देखिए किस तरह से ईडी ने जमीन पर नोटिस लगाया हुआ है और ये जमीन तेजस्वी यादव के नाम से है साहब। 112 कट्ठा जमीन वहां पर है इनके नाम में, जहां हम लोग दिन में गए थे, और इसकी आज बाजारों की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक है। कहां से इतना पैसा ले आया जाए को बताना चाहिए। और ये बात कर रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। मैं कुछ डाटा आपके सामने से रखना चाहता हूं, मुझे 1-2 मिनट का समय लगेगा, मुझे प्लीज दीजिएगा। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में 2005 तक 2 थे, आज 38 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 थे, आज 46 है। ITI 23 थे, आज 152 है। विद्यालय 53,993 थे, आज 75,812 है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कितने विश्वविद्यालय इनके समय में 0 थे, आज 4 है। साक्षरता दर इनके समय में 47.53 था, आज 79.70 है। थानों की संख्या बढ़ी है, पुलिस बल की संख्या बढ़ी है, हथियारों की संख्या बढ़ी है, नीरज जी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। हर क्षेत्र नीरज जी, आप जो आंकड़े गिना रहे हैं उसके बाद भी उनका ये कहना है कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है, वो नौकरी मैन है।
आप लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आप पे पलायन का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल गलत बयानी है साहब, ये एनडीए कैबिनेट का फैसला था। दुर्भाग्यवश उस वक्त हम लोग सरकार से अलग हो गए थे, और नौकरी देना नहीं देना मुख्यमंत्री का काम होता है। वो मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो नौकरी दे सकता है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री तो मंत्रालय से गायब रहते थे साहब, एक दिन मंत्रालय गए नहीं। दिखा दें किसी डॉक्यूमेंट में साइन किया हुआ हो तो। ये मुख्यमंत्री का निर्णय था, एनडीए सरकार की कैबिनेट का फैसला था, उसको ये अपना बता कर दरअसल नहीं, ये लेकिन अब लोग तो वो वादा कर रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं, सरकार अगर बनेगी तो। कहां से देंगे साहब हर परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी? आप सोच लीजिए ना, कोई गुनाह करे तो उनको आता नहीं, नौकरी फेल है वो। ये बेवजह जनता, जिनको मालूम है कि सत्ता में आना नहीं है, कुछ ऐसे जुमले फेंक दो, झूठे वादे कर दो जिससे जनता में भ्रम की स्थिति हो। यही काम ये कर रहे हैं कि जनता इनके झूठे जुमलों में, झूठे वादों में नहीं आने जा रही। जनता को जो ट्राइड एंड टेस्टेड सरकार है एनडीए की जी। सरकार, जो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, और बिहार को जंगल राज की दलदल से ठीक निकालकर है। विकास की जी। ऊंचाई तक लाया। अरुण कुमार जी हमारे साथ बिहार को मौजूद है, वो वरिष्ठ सरकार पत्रकार। चाहिए अरुण जी, बिहार की क्योंकि जनता की। बिहार की सियासत को बड़ा करीब से आपने देखा है, 15 साल बनाम 20 साल विकास बनाम विनाश को लेकर भी आज बहुत ज्यादा तीखा हमला अमित शाह जी ने बोला है अपनी 3 धुआंधार रैलियों में। तो आज इन आरोपों के बीच में कहां पे खड़ा हुआ बिहार देखते हैं आप, अरुण जी? जी, आज 20 साल में जहां बिहार खड़ा है वही दिखता है। 15 साल जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन की तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से आज बिहार विकसित बिहार नहीं, विकासशील बिहार है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी आदमी चुनावी जंग में जाएगा तो पिछली हुकूमत, चाहे वो लालू प्रसाद राबड़ी देवी का 15 साल का शासन, उस समय कानून व्यवस्था, विकासहीनता, वित्तीय संकट, ये सब मुद्दा तो आज जो सत्ता में लोग हैं गिनाएंगे ही। और देखिए, एक बात है कि बिहार में राजनीति की एक धुरी लालू प्रसाद हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या विरोध में रहे। 20 साल जो आज एनडीए का शासन रहा, नीतीश कुमार का लॉन्गेस्ट पीरियड कहिए, 9 बार चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन जब चुनावी जंग में जो आज आपने सब कुछ परवान चढ़ चुका है, तो बातें तो ऐसी ही होंगी कि नीतीश कुमार के इस रेजिम में जो विकास के काम हुए हैं, योजनाएं बढ़ी हैं, उसको गिनाएंगे एनडीए के लोग। और जो पिछली हुकूमत में जो स्थिति है, नेचुरल है, उसको गिनाएंगे। चाहे लालू प्रसाद के परिवार का, लालू प्रसाद जी का भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, ये विपक्ष को तो एक मुद्दा तो बन ही नहीं जाता है। आज देखिए, जब जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा, ये भरोसा दिलाया जब उनको नेता बनाया गया कि भाई सीएम का चेहरा, तो उन्हें कहा कि कोई भ्रष्टाचार की परछाई भी हमारे पास सामने आएगा तो हम उसको सजा देने से बाज नहीं आए। तो आज भाजपा के लोग वो जमीन पर, प्लॉट पर पहुंच गए, जहां बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला था, और जो कुछ सामने आज आपने देखा कि ईडी ने जब्ती कार्रवाई कर रखी है। ये सब तो बार पलटवार होता ही रहेगा। अब रही बात की, एक बात है जहां तक नौकरी और एजेंडा, पिछले चुनाव में भी तेजस्वी ने एक नौकरी को एजेंडा बनाया था, और निश्चित रूप से वो अपीलिंग था। उसको फिर उस समय तो एनडीए के लोग, जैसे आज हर परिवार में एक नौकरी, जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक एजेंडा भी तेजस्वी ने बनाया है। बिहार में रोजगार, बिहार से पलायन एक मुद्दा तो है ही। अब उसको बनाने के बाद आज जिस ढंग से एनडीए के लोग उसको नकार रहे हैं कि फिजिबल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन एजेंडा तो दे ही दिया। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने 1,21,00,000 परिवारों में 10-10 हजार रुपए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सुलभ कराया है। ये 2 एजेंडा तो अभी निश्चित रूप से दोनों ओर से, तो जिसको आप कह सकते हैं कि बर्निंग इशू हो गया है। अब ये भले ही आज कहा जाए, और जहां तक तेजस्वी कहते हैं 17 साल, तो नौकरी का एजेंडा तो जब तेजस्वी सरकार में साझा बने तभी सरकार ने नौकरी का एजेंडा बनाया। ये बात सही है कि 5 लाख की बजाय 12.5 लाख नौकरी दी, जिसमें 3 लाख से तो अधिक सरकारी शिक्षक बहाल हुआ है जी। लेकिन बिहार के लिए सरकारी नौकरी, रोजगार, ये एजेंडा है, तभी नीतीश कुमार ने आने वाले 5 साल के लिए 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा। बिल्कुल, एक वो खाका भी उन्होंने एक तरीके से एनडीए की ओर से पेश किया है। रविशंकर जी, सवाल ये है कि आज जब जंगल राज की बात लगातार होती है या अराजकता की बात होती है, तो आज भी एक ऐसा बयान या तस्वीर तेजस्वी जी के मंच से आई है जहां पे आरजेडी के एमएलसी ने साफ तौर से कहा कि तमाम उन कानून को यहां लागू नहीं होने देंगे जब सरकार बनेगी, चाहे वक्फ कानून हो या अन्य कानून हो, तो एक प्रकार से उनको फाड़ दिया जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार का बयान के बाद से ये फिर स्थिति दिखाई पड़ रही है कि क्या एक संविधान सम्मत कानून की सरकार आएगी अगर आपकी सरकार आएगी तो, या फिर वो अराजकता का माहौल आएगा तुष्टीकरण के वोटिंग की इस पूरे पैटर्न को ध्यान रखते हुए? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। रवि जी। महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो गैर संवैधानिक, असंवैधानिक कानून है उनका विरोध करना बिल्कुल ही लोकतांत्रिक मूल्यों
के अंतर्गत गैर संवैधानिक कैसे हो गया साहब, जरा एक्सप्लेन नहीं सर, करेंगे? फाड़ देना, अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो वो तो फिर लागू होगा ना, मतलब वो फिर उसका विरोध करना अलग है, लेकिन और वो उसको चेतावनी फाड़ के देना माध्यम ये से बात पास अलग हुआ है, दोनों में अंतर है। हाँ क्या नीरज हुआ जी, था? नीरज जी एक सेकंड, हाँ रवि जी, हाँ हाँ रवि जी अपनी बात। किसान का क्या हुआ था, वो भी संसद से पास हुआ था, वापस लिया ना विरोध में। तो हाँ जो नहीं, चीजों विरोध करना एक अलग चीज है, लेकिन ये कह देना कि साहब लागू नहीं होने देंगे, ये तो एक अलग प्रकार का मैसेजिंग है ना। हाँ तात्पर्य वही होता है और कोई तात्पर्य नहीं होता है। मैं देखिए, लालू जी का जो दौर था 90 का दशक, वो सामाजिक न्याय का दौर था। तेजस्वी जी का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मुख्यमंत्री उस वक्त नीतीश कुमार जी थे, लेकिन वो नौकरियां उन 17 महीनों के पहले या उन 17 महीनों के बाद क्यों नहीं दी गई? उसी 17 महीनों में क्यों ऐसा हो? तो आपको तेजस्वी जी के जो प्रयास थे, इसको क्रेडिट देना पड़ेगा और देना चाहिए जी। इसमें। मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूं कि एक वोट बैंक की राजनीति को लेकर लगातार MY समीकरण की बात होती है, आरजेडी का एक बेस बैंक वोट बैंक को लेकर मैं सवाल करता हूं। बात यही है कि आप लोग लगातार कहते हैं जिससे भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन उसके बाद भी आप डिप्टी CM के लिए किसी का नाम लेते हैं, लेकिन लगातार आपके विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि साहब आप मुस्लिम समुदाय के लिहाज से आप कुछ ऐसा ऐलान ही नहीं करते हैं, आप उनको खाली वोट बैंक की तरह रखते हैं, ये आप पे आरोप लगता है। रवि जी। हाँ, तो जो नीतीश कुमार जी हैं, वो नीति आयोग का मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। विकास का तो छोड़ ही दीजिए, मानसिक दशा लोग देख ही रहे हैं। कल भी उन्होंने बोल दिया कि भागे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ लोगों का विकास किया है, वो बिहार का विकास करेंगे, इस तरह की भाषा उनके मुंह से निकल रही है। मैं सवाल आप तक नहीं पहुंचा क्या? मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंचा क्या? मैं फिर से पूछूं आपसे, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जी, आप जवाब दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? एक सवाल का उत्तर दीजिए नीरज जी एक सेकंड, जल्दी से रवि जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप। हाँ रवि जी। मुसलमानों के लिए आपने कौन सी योजना लाई? एक सवाल का उत्तर दीजिए, एक योजना का नाम बताइए जो अपने मुस्लिम भाइयों की भलाई के लिए कोई योजना लाई हो। मैं एनडीए सरकार की 10 योजना गिरा दूंगा अभी आपके सामने, आप एक योजना बता दीजिए जो लालू राबड़ी सरकार ने मुसलमानों की भलाई के लिए लाया हो। आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक की नीरज जी एक राजनीति सेकंड, की। जरा उनको अपनी बात रखने का समय दे। हाँ रवि जी, थोड़ा जल्दी से, टीवी है, थोड़ा सा जो सवाल किया गया उस पर आप सीधा सा जवाब दीजिए ना, फिर वो बात इधर उधर हो जाती है। हाँ, पहली बात, एनडीए को ये सब बोलने का कोई नैतिक अधिकार और हक ही नहीं है। एनडीए के किसी घटक दल को, खास करके बीजेपी को। आप मुसलमान का लगातार बहिष्कार कर रहे हो, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारा बहिष्कार कर रहे हो। उनको एक योजना मुस्लिम बात छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना नहीं लेकिन रवि जी, लेकिन अगर आप उनके हक हकूक की बात करते हैं तो आपने भी 18% की इस आबादी को, एक सेकंड नीरज जी एक सेकंड, रवि जी अगर आप उनके हक हकूक की बात करते हैं तो आपने भी लगभग 17-18% की उस आबादी को कहां पे प्रतिनिधित्व दिया है या देने का वायदा कर रहे हैं? सवाल ये है, मूल सवाल पे मैं आता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। हम लोग जी, एक धर्मनिरपेक्ष दल हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे दल में देखेंगे हमेशा से हम बिहार के वित्त मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, हम वो अध्यक्ष रहे पार्टी के जी। आप दूसरे पार्टियों की तुलना में कितने उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से चुनाव लड़ते हैं जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आप इन सारे आंकड़ों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रतिनिधित्व में हम दूसरे दलों की तुलना में सबसे आगे हैं। ठीक है नीरज जी, आप वो तो तब भी चिंता करते हैं अल्पसंख्यकों की, आप चिंता भी नहीं करते, वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो तो तब भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नीरज, आरोप बिल्कुल निराधार है। मोदी जी का मूल मंत्र है साहब, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की कोई भी योजना देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किस योजना का लाभ बिहार के या देश के मुस्लिम समाज के लोग नहीं ले रहे? हर योजना का लाभ आगे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं। आज किसी एम्स हॉस्पिटल में चले जाइए, आयुष्मान योजना का लाभ लेते हुए अधिकतम आपको मुस्लिम समाज के लोग ही दिखेंगे। दरअसल हम काम में विश्वास करते हैं और ये धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का नकाब ओढ़ करके लालू परिवार उन्हें बिहार को लूटता रहा, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया। कोर्ट ने जंगल राज कहा। मैंने भी पूछा था आपके माध्यम से इनसे कि एक योजना बता दें
जो मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लालू परिवार की जब शासन था। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसने यहाँ पर लगातार आया। वो काम करते रहे, रिप्रेजेंटेशन दे रहे। थोड़ा सा वक्त सीमित है, अरुण जी जल्दी से आपका एक कमेंट इस बात को लेकर, मुस्लिम वोटर बैंक को लेकर आरजेडी की नीति क्या एक वोट बैंक तक सीमित है या उनके हक हकूक के लिए वो सच में जमीन पे काम करते हैं? अरुण जी जल्दी से आपका जवाब। बिल्कुल सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की 18% मुसलमानों की आबादी है। किस पार्टी ने, मान लिया एनडीए को तो मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं है, बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं देती है, लेकिन जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की बात करती है, अब अभी मैं देख रहा हूं कि महागठबंधन में राजद ने 18 और कुल मिलाकर 30 कैंडिडेट दिए गए हैं। तो कहां आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी हिस्सेदारी में कोई पार्टी कोई संगठन सिर्फ जुमले की बात होती है और वोट बैंक की बात होती है, वोट लेने की बात होती है। अब एनडीए से तो अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन महागठबंधन जो एम22 समीकरण भी है राजद का, वही यूएसपी है, लेकिन कहाँ मुसलमानों को 2% वाले सहनी साहब को या मिली। 2.5% वाले सहनी साहब को एक तरीके से डिप्टी सीएम का आप लोगों ने घोषणा की है और अपने आप में 17-18% के लोग एक तरीके से उम्मीद लगाए बैठे और ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का।